नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। नई दिल्ली में आयोजित अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान द्वारा लिखी गई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनके अनुभव साझा हैं। कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने पुस्तक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर अपने विचार साझा किए। तो वहीं रामनगर में पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने क्षेत्र के विकास, रेल सुविधाओं, सड़क कनेक्टिविटी और पर्यटन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि डबल इंजन सरकार रामनगर को नई पहचान देने के लिए काम कर रही है। जल्द शुरू होने वाली देहरादून रामनगर ट्रेन के उद्घाटन में रेल मंत्री के शामिल होने की संभावना है। सांसद ने बताया कि इस दौरान नई ट्रेन, फुटओवर ब्रिज और दूरसंचार सुविधाओं की मांग रखी जाएगी। साथ ही रामनगर काशीपुर सड़क सुधार और कॉर्बेट क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर है। देखिए, जो हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उसमें और जितनी सहूलियतें हमें जनता को देनी है उस सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे साथियों ने रामनगर में विकास को और गति देने के लिए बहुत सारी मांगें की हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ नई ट्रेनों की भी मांग की है, रेलवे स्टेशन के ऊपर फुटओवर ब्रिज बनाने की भी बात की है और कुछ नई ट्रेनों की बात हुई है। तो उन सबको हम लोगों ने नोट भी किया है और बड़ी हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जो रामनगर से देहरादून के लिए ट्रेन चलने वाली है उसके उद्घाटन के लिए स्वयं रेल मंत्री जी भी आने वाले हैं। तो उस दिन ये सारी मांगें उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा दूरसंचार से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हुई हैं, उसके लिए भी हम लोग करने वाले हैं। नेशनल हाईवे को और तेज़ी से, जो रामनगर से काशीपुर के बीच में जो कुछ गड्ढे हैं उनको जल्दी से भरने की भी बात की है। उस तरह के भी चीज़ों को कर रहे हैं। कॉर्बेट पार्क और वहाँ के आसपास जो इको टूरिज्म और पर्यटन की गतिविधियाँ हैं इनको और अच्छा करके, उनको और जनता के लिए सुलभ करके रामनगर में किस प्रकार से पर्यटन और बढ़ता रहे उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया और बोले कि खाड़ी देशों में चल रहे तनाव और वैश्विक युद्ध जैसे हालातों का असर तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा है। भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी जनता को राहत देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य होंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देखने को मिलेगी। इस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर खाड़ी देशों का जो आंतरिक युद्ध है, उस युद्ध से पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के अंदर इन चीज़ों की कमी ना हो उसके लिए उन्होंने जहाँ जनता का आह्वान किया है वहीं व्यवस्थित रूप से वस्तुओं की कमी न खले। तो एक निश्चित रूप से जब से कि इसकी मार्केट वैल्यू को ओपन किया गया है तो एक मूल्य वृद्धि उसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी जैसी शांति स्थापित होती है, कोई रास्ता निकलता है तो भी दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। और अभी क्योंकि देश के अंदर वस्तुओं की आपूर्ति बने रहे ये भी आवश्यक है, इसलिए वृद्धि है और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि वृद्धि भी कंट्रोल होगा। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल में बताया और कहा कि पहाड़ी इलाकों में पेट्रोल की किल्लत जैसी खबरें गलत हैं और खुद चंपावत तक स्कूटी से यात्रा कर इसका अनुभव लिया। साथ ही उन्होंने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की। देखिए, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर युवा हैं
तो दिखने भी चाहिए। आप जो है साइकिल का उपयोग करें, ज़्यादा नहीं करें, जितना कम से कम छोटा सब्जी लेने जा रहे हैं बाज़ार में और कोई छोटे काम के लिए जा रहे हैं 10-20 किलोमीटर तक साइकिल चला ही सकते हैं। और निश्चित तौर पर आप पर्यावरण की भी बचत करेंगे, आप ट्रैफिक का दबाव कम करेंगे, आप देश हित में कीमती ईंधन बचाएंगे और सबसे बड़ी बात आपका स्वास्थ्य भी जो है बिल्कुल फिट रहेगा। तो मैं केवल इतना ही युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो भी साइकिल चलाएं। और मैं प्रेरणा मानता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने भी जो है अपने काफिले को इतना छोटा कर दिया। आप देखिए कल जो है मैं चौराहे पर देख रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाला इंतजार ही करता रह गया, उसे लगा कि और गाड़ियाँ आएंगी, लेकिन 2 गाड़ियाँ गुजरने के बाद जो गाड़ियाँ नहीं, तो उसने कन्फर्म किया कि मुख्यमंत्री जी निकल गए। तो सच में ये जो है अनुकरणीय है और उदाहरण है। इन सबसे प्रेरणा पाकर जो है हम तो वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो थोड़ा छोटा योगदान कर ही सकते हैं। देहरादून में राज्य सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार 28 मई को प्रदेश भर में सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में अवकाश होगा। इसको लेकर संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बकरीद के मौके पर देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। तो वहीं ईद को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने लोगों से सादगी, भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी और इंसानियत का पर्व है जो त्याग और दूसरों की मदद का संदेश पहुंचाता है। शादाब शम्स ने लोगों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करने और किसी भी तरह का माहौल खराब करने से बचने की अपील की। ये ईद उल अजहा का त्यौहार है। आज यौम आरफा है, कल सऊदी अरब में ईद है और परसों देहरादून उत्तराखंड के अंदर या भारत में हमारे यहाँ ईद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएं। ये कुर्बानी का त्यौहार है। अपनी प्यारी चीज़ों को अपने मुल्क के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने अजीज़ों के ऊपर कुर्बान करने के जज्बे को पैदा करती है। यानी कि मेरे पास मैंने नई गाड़ी ख़रीदी और उसकी वाइट कवर सीट्स मैंने लगवाए नए टॉवल के, और किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, मैं अपनी सीट की चिंता ना करूं कि मेरी सीट ख़राब हो जाएगी, मैं उसको लेके उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाऊँ। तो मेरी सीट के कवर की कुर्बानी अगर किसी का जीवन बचा देती है, इस जज्बे को ज़िंदा करना, मेरा पैसा जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पैसे को किसी को देने से किसी के बच्चे की जान बचती हो, उसका जीवन बचता हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अपनी प्यारी चीज़ को अपने लोगों के ऊपर, अपने वतन के ऊपर कुर्बान करना, इस जज्बे को ये त्यौहार पैदा करता है और सबको इस जज्बे की जो सीरत है उसको समझते हुए इसको मनाना चाहिए। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्तू आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में अब एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एटीवी बाइक राइडिंग की शुरुआत की गई है। स्थानीय युवा सुनील रौतेला ने इस नई पहल के जरिए पर्यटकों को घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच का नया अनुभव देने का प्रयास किया है। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटक अब देवदार के जंगलों और पहाड़ी रास्तों पर एटीवी बाइकिंग का आनंद ले रहे हैं। इस पहल से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में ईद को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।
एसएसपी ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जिले को सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस, पीएसी, खुफिया एजेंसियों की तैनाती की गई है। वहीं धर्म गुरुओं ने भी लोगों से जिम्मेदारी और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की है। जी 28 मई 2026 जुमेरात के दिन ईद उल अजहा का त्यौहार है। ईद उल फित्र की तरह ईद उल अजहा भी बड़ा त्यौहार है। उस दिन तमाम मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करना एक नेक काम है और सवाब का काम है। इसलिए तमाम मुसलमान भाई पुरसुकून माहौल में अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करें। लेकिन कुर्बानी के मौके पर मैं अपने मुसलमान भाइयों से इतना कहना जरूरी समझूंगा कि मना करदा जानवरों की कुर्बानी हरगिज। तो आपको ये बता दें कि हरिद्वार में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण, सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जाए, इस संबंध में यह बैठक की गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों का भी भारी नुकसान हो रहा है। मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि 15 फरवरी से शुरू हुए वन अग्नि सीजन में अब तक 375 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनसे 319 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा घटनाएं गढ़वाल के चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जिलों में सामने आई। वहीं कुमाऊं में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित है। जैसा आपको पता है कि 15 फरवरी से 30 जून तक या मानसून आने तक जैसे भी स्थिति हो वनाग्नि काल होती है, और इस वर्ष भी वनाग्नि काल में वनाग्नि घटनाएं घटित होना पाया गया है। 15 फरवरी से 24 मई कल तक कुल 375 वनाग्नि घटनाएं घटित हुई है, जिसमें 319 हेक्टेयर लगभग वन क्षेत्र प्रभावित हुई है। इसमें ज़्यादातर घटनाएं गढ़वाल मंडल में 274, कुमाऊं मंडल में 69 और वाइल्ड लाइफ एरियाज में 32 घटनाएं हुई है। मोस्ट ऑफ दी घटनाएं जो गढ़वाल मंडल में हुई है वो जिला चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में, और कुमाऊं में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ एरियाज में ज़्यादा जिलों में वनाग्नि घटनाएं अधिक घटित होना पाया गया है। इस वर्ष चूँकि बरसात भी कम हुई है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात का जो मात्रा है वो भी कम है, स्नोफॉल कम हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस वर्ष वनाग्नि घटनाएं अधिक होंगी। अगर हम पिछले 10 साल की आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो ये पाते हैं कि हर एक अल्टरनेट ईयर में वनाग्नि घटनाएं अधिक होती है। लास्ट ईयर सबसे कम हुआ था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार वनाग्नि घटना अधिक होगी। उसके लिए हमारी वन विभाग की जो क्रू स्टेशन, मास्टर कंट्रोल रूम में टीम्स तैनात हैं, फायर वॉचर्स तैनात हैं, और लोकल कम्युनिटीज़ को सहायता से वनाग्नि के ऊपर नियंत्रण करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी में आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने मीटिंग की। इसमें सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, कुर्बानी पर रोक के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने नियम पालन की बात कही, जबकि मुस्लिम समाज ने ईदगाह में ही नमाज अदा करने पर सहमति जताई। देखिए 28 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है, तो हर साल की तरह इस बार भी जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी पीस कमेटी के लोग हैं उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न वार्डों के वार्ड मेंबर्स भी उपस्थित थे, कमेटियों के लोग थे, तो उनको बताया गया है, उनके जो सुझाव हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनको भी सुना गया। विभाग हैं जिसे खासकर बिजली विभाग है, जल संस्थान है, इसके अलावा सफाई है, तो उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न जो PILs हैं उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कुर्बानी को लेकर, साथ में जो उसके वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर, उसके बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। धार्मिक लोगों को भी बताया गया, उनके प्रतिनिधियों को, कि उसका 100% अनुपालन हो और उनके सहयोग की अपेक्षा की गई है। अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ये क्षेत्रवासियों के साथ एक बैठक हुई है जिसमें सब लोगों ने अपने अपने एरिया के हिसाब से कंसर्न बताए। अभी यहाँ संबंधित विभाग के लोग भी मौजूद थे, जिला प्रशासन से भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब और MNA साहब यहाँ मौजूद थे मीटिंग में, तो सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ यहाँ पे और संबंधित विभाग को निर्देश भी निर्गत कर दिए गए हैं। इसमें बेसिकली साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था के बारे में लोगों ने मुद्दा उठाया था, और इसके साथ जो भी प्रोटोकॉल है
हैं और जो भी प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करने के लिए हम लोगों ने भी निर्देश दिए हैं इसमें कि कोई भी नई परंपरा यहाँ पे प्रारंभ नहीं होगी और जो भी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा उसको कड़ाई के साथ हम लोग निपटेंगे इसमें। और सोशल मीडिया की विशेष मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने टीमें भी इसमें गठित कर दी। फोर्स इसमें प्रिवेंटिव हमने लगाया है, इसमें बाहरी थानों से भी इसमें फोर्स जो है हमने डिप्लॉय किया है और बाकी जो भी प्रेसिडेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इसका डिसीजन लिया जाएगा। और फिलहाल अभी इस संबंध में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सड़कों पर नमाज ना हो। तो वहीं हरिद्वार के जिया पोता इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 35 वर्षीय महिला का शव पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच कर शव को अपने कब्जे में लिया और जिसके तहत मामला आत्महत्या का फिलहाल माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। और रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। बागेश्वर जिले का पोखरी गांव म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल के जरिए सांस्कृतिक रंगों से जीवंत हो उठा। इस आयोजन में लोक संगीत, पारंपरिक कला और स्थानीय संस्कृति का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही पहाड़ों से हो रहे पलायन के मुद्दे को भी गंभीरता के साथ उठाया गया। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य खाली घरों को होम स्टे में बदलना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि लोग अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहें। आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ियों की गोद में बसा बागेश्वर जिले का पोखरी गांव हाल में म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल से जीवंत हो उठा। त्योहार में यहां की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया, साथ ही प्रवासन का मुद्दा भी उठाया गया। पहाड़ी जीवन में नई जान फूंकने की कोशिश में गांव को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया गया। इस दौरान लोक संगीत, पारंपरिक कला और स्थानीय रीति रिवाजों का शानदार प्रदर्शन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस पहल से खाली घरों को होम स्टे में बदलने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना और युवाओं को अपनी जन्मभूमि में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। एक विचार का कारण है, मैं अपने गांव में बचपन से खेलता था तो देखता हूं कि बड़े होते होते मैंने देखा कि कैसे हमारी आबादी गांव से पलायन करती जा रही थी, जिसमें कुछ समय के लिए शिक्षा के लिए पलायन हमने भी किया। तो मैंने देखा कि कई जो गांव से जो नीचे जा चुके लोग, उनको अपनी बाखलियां प्यारी हैं, उन्हें आना है, लेकिन वो नौकरी के चक्कर में बॉम्बे में है तो गांव में आ नहीं पा रहे, उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फेस्ट तो एक आज हमारा एक एनुअल इवेंट है जो हर साल रहेगा। हम म्यूजिकल विलेज के तौर पर अपने गांव को तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो खाली बाखलियां हैं वो होम स्टे की तरह डेवलप होंगी, जिसमें आपने देखा होगा हमने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग थीम पे बनाया है। एक 100 साल पुरानी बाखली भी है पीछे, जिसे व्हाइट हाउस बनाया हमने। कई लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस त्योहार के जरिए राज्य की संस्कृति और विरासत के संरक्षण में बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये वरुण भैया के द्वारा और पूरे गांव के द्वारा, जिन्होंने इतना सपोर्ट कर रहा है इस पूरे महोत्सव में। एक बहुत अच्छी थीम के साथ इसे यहाँ पे को इन्होंने बनाया है। इस पूरे हमारे कल्चर को भी इसमें इन्होंने आगे लाने की कोशिश की है और पूरे गांव को भी मतलब एकजुट करके इसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी अच्छी थीम बनाई है इन्होंने, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और सारे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इनसे इंस्पायर होकर सभी लोग इस तरीके के अपने अपने गाँव को अगर करेंगे और गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं रहेंगे और इस तरीके के अच्छे अच्छे खुद से इनिशिएटिव लेंगे तो जरूर आपका गाँव आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड को एक अच्छे पोल लेके जाएगा। प्रवास की वजह से राज्य के पहाड़ी जिलों में जिंदगी के तौर तरीके बदल रहे हैं। पोखरी का म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि संस्कृति, समुदाय और रचनात्मकता लोगों को अपनी मिट्टी की ओर लौटने में मदद कर सकती है। उत्तराखंड में हाथियों की गिनती का अभियान जारी है। हर 5 साल में होने वाली ये प्रक्रिया 20 मई से शुरू हुई, जबकि मंगलवार को
कॉर्बेट में इसकी विशेष कवायद शुरू की गई। पिछली गणना वर्ष 2020 में हुई थी, जिसमें कॉर्बेट और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1200 चला था। वन विभाग की गणना 30 मई तक जारी रहेगी। पूरे उत्तराखंड में हर 5 साल में होने वाली हाथियों की गिनती 20 मई को शुरू हो चुकी है। पिछली गिनती 2020 में हुई थी, जिसमें पता चला था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास लगभग 1226 हाथी थे। ये प्रक्रिया मंगलवार को कॉर्बेट में शुरू हुई और 30 मई तक जारी रहेगी। पूरे स्टेट में 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ये गणना की जानी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज यानी 26 से इस गणना की शुरुआत की है। 5 दिन का प्रोटोकॉल है, यानी 30 तारीख तक पूरे क्षेत्र में हर बीट में हमारे जो फील्ड के जो कर्मचारी हैं वो इन हाथियों की गणना करेंगे। इसके बारे में इनको पूर्व में ही ट्रेनिंग दे दी गई थी और इसका जो भी डेटा आएगा उसको सबको WI भेजा जाएगा ताकि पूरे स्टेट की एक हाथी की संख्या गणना के बाद आ सके। टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संस्थान के सहयोग से फील्ड अधिकारियों द्वारा ये गिनती की जा रही है। राज्यव्यापी गिनती के नतीजों को संस्थान द्वारा संकलित किया जाएगा और एक ऐसी तिथि पर सार्वजनिक किया जाएगा जिसकी घोषणा अब तक नहीं की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।